नमस्कार। मैं रितु जैन मॉडल स्कूल इंदौर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले कॉमर्स विषय लेने के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो विषय पढ़ेंगे उसका नाम है व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज। इस विषय में आप पढ़ेंगे व्यवसाय यानी बिजनेस क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है और बिजनेस की स्थापना कैसे की जाती है। और अगले वर्ष क्लास 12th में इस विषय में आप पढ़ेंगे कि व्यवसाय के संचालन को बेहतर तरीके से करने के लिए उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक का फर्स्ट और वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, व्यवसाय की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने बताया कि कॉमर्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसे हम आपके आसपास के एग्जाम्पल से ही समझेंगे। जब हम अपने घर में या घर के बाहर की दुनिया में देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी काम में व्यस्त दिखाई देता है। जैसे पापा बिजनेस या सर्विस करके घर के लिए पैसा कमाने में व्यस्त हैं, तो मम्मी खाना बनाने और घर की देखभाल में व्यस्त रहती हैं। इसी प्रकार घर के बुजुर्ग पूजा पाठ आदि में व्यस्त रहते हैं, तो घर के बच्चे पढ़ने और खेलने में व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार घर के बाहर कोई दुकानदार सामान बेचने में व्यस्त है, तो डॉक्टर मरीजों का इलाज करने में व्यस्त है। ये सभी कार्य जो हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वे मानवीय क्रियाएं या ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाती हैं। और इन मानवीय कार्यों में से कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पैसा या धन कमाने के लिए किए जाते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। इसी आधार पर मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आशय है वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए धन कमाना और उसका उपभोग करना तथा जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी वे सभी कार्य जो मनुष्य पैसा कमाने के लिए करता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे किसान का खेती करना, कुम्हार का बर्तन बनाना, दुकानदार का सामान बेचना, शिक्षक का पढ़ाना और मजदूर का मजदूरी करना। ये सभी कार्य पैसा कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, इसलिए ये सभी कार्य आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाओं के बाद मानवीय क्रियाओं का दूसरा भाग है अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वे क्रियाएं जो मनुष्य प्रेम, स्नेह, दया, सहानुभूति, मित्रता, धर्म, मनोरंजन आदि से प्रेरित होकर करता है और जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जब आप ट्रैफिक में किन्हीं बुजुर्ग का हाथ पकड़कर उन्हें रोड पार करवाते हैं तो यह एक अनार्थिक क्रिया है। इसी प्रकार जब आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं तो उनका उद्देश्य भी पैसा कमाना नहीं है, इसलिए यह भी एक अनार्थिक क्रिया है। इसी प्रकार जब एक डॉक्टर अपने खुद के बेटे का इलाज करते हैं तो उनका उद्देश्य उससे फीस लेना नहीं होता, इसलिए यह भी एक अनार्थिक क्रिया है। लेकिन जब वही डॉक्टर मरीजों का इलाज करके फीस लेते हैं
तो वह एक आर्थिक क्रिया हो जाती है। इस प्रकार जब एक ही कार्य धन कमाने के उद्देश्य से किया जाए तो आर्थिक क्रिया कहलाती है, और यदि वही कार्य प्रेम, सेवा या दया भाव से किया जाए तो वह अनार्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का अर्थ समझने के बाद अब हम इन दोनों क्रियाओं में अंतर को समझते हैं। अंतर का पहला बिंदु है उद्देश्य, एम। जैसा कि हमने आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के अर्थ में समझा कि आर्थिक क्रियाएं धनोपार्जन यानी धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, जबकि अनार्थिक क्रियाएं धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती, बल्कि प्रेम, सेवा भाव, मित्रता व दया की भावना से की जाती है। अगला बिंदु है पूर्ति, फुलफिलमेंट। आर्थिक क्रियाएं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती हैं। इन क्रियाओं से धन कमाकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, जबकि अनार्थिक क्रियाएं इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती हैं। इन क्रियाओं से मनुष्य अपने इमोशंस को सेटिस्फाइड करता है। अगला पॉइंट है मापन यानी मेजरमेंट। आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा में मापा जा सकता है, लेकिन अनार्थिक क्रियाओं को हम मुद्रा में नहीं माप सकते। अगला पॉइंट है वैधानिकता, लीगलिटी। आर्थिक क्रियाएं वैधानिक होती हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना अनिवार्य नहीं है। यानी आर्थिक क्रियाओं में उन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो कानूनी रूप से वैध हो, लीगल हो। किसी अवैधानिक या इल्लीगल कार्य को आर्थिक क्रिया नहीं माना जाता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं में वैधानिक और अवैधानिक दोनों ही कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है अनिवार्यता, नेसेसिटी। आर्थिक क्रियाएं आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु अनिवार्य है, जबकि अनार्थिक क्रियाएं भावनात्मक होने से अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं मानवीय क्रियाओं का ही भाग होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि मानवीय क्रियाएं यानी ह्यूमन एक्टिविटीज को दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक व अनार्थिक क्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक क्रियाओं को फिर से तीन भागों में बांटा गया है, व्यवसाय यानी बिजनेस, पेशा, प्रोफेशन और रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। आर्थिक क्रियाओं के इन तीनों भागों को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। आर्थिक क्रियाओं का पहला भाग है व्यवसाय। व्यवसाय शब्द अंग्रेजी के बिजनेस शब्द का अनुवाद है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजी और नेस। बिजी का अर्थ है व्यस्तता और नेस का आशय है क्रिया का लगातार होना। इस प्रकार जब धन कमाने के उद्देश्य से मनुष्य किसी कार्य में लगातार व्यस्त रहता है तो उसका यह कार्य व्यवसाय या बिजनेस कहलाता है। यदि हम व्यवसाय का आशय देखें तो व्यवसाय के अंतर्गत वे समस्त मानवीय आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका संबंध वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं क्रय विक्रय कर लाभ कमाना होता है। आपने देखा होगा कि बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं और आपको जब और जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है आप वे वस्तुएं बाजार से खरीद लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये वस्तुएं बाजार में कहाँ से आती हैं? क्योंकि दुकानदार तो खुद इन वस्तुओं को बनाता नहीं, वो कहीं ना कहीं से ये वस्तुएं लाता होगा। वास्तव में इन वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशिष्ट जगहों पर किया जाता है, जहाँ से कुछ लोग इन्हें लाकर बाजार तक पहुँचाते हैं। उसके बाद ही हम उसे बाजार से खरीद कर उसका उपयोग
कर पाते हैं। यहाँ वस्तु का उत्पादन, वितरण और क्रय विक्रय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने के उद्देश्य से यह कार्य करता है। इसलिए इन सभी के कार्यों को व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय का आशय समझने के बाद अब हम इसकी विशेषताओं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। व्यवसाय की पहली विशेषता है आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है। इसमें केवल ऐसी क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। अनार्थिक क्रियाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। साथ ही मानवीय क्रिया होने के कारण पशु पक्षियों की क्रियाओं को भी व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। व्यवसाय की दूसरी विशेषता है वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्यवसाय में वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय या हस्तांतरण किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के उपयोग के लिए किसी वस्तु का निर्माण करता है तो उसे व्यवसाय नहीं माना जाएगा। जैसे अगर आप अपनी मम्मी के बर्थडे के लिए घर में केक बनाते हैं तो यह कार्य व्यवसाय नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ वस्तु का विक्रय या हस्तांतरण नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप केक बनाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करते हैं तब यह क्रिया व्यवसाय कहलाएगी। इस प्रकार व्यवसाय के लिए वस्तुओं का विक्रय या हस्तांतरण होना आवश्यक है। व्यवसाय की अगली विशेषता है व्यवहारों में नियमितता, रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। व्यवसाय में वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन या विक्रय निरंतर यानी रेगुलर होना आवश्यक है। यदि लेन देन नियमित नहीं होता है तो उसे व्यावसायिक क्रिया नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे आपने अपना पुराना मोबाइल OLX पर बेच दिया, लेकिन इस लेन देन को व्यवसाय नहीं माना जाएगा, क्योंकि मोबाइल बेचने का कार्य आप हमेशा यानी रेगुलर नहीं करते। यदि आपका मोबाइल की शॉप है और आप वहाँ रेगुलरली मोबाइल बेचते हैं तब यह लेन देन व्यवसाय कहलाएगा। इस प्रकार व्यवसाय के लिए लेन देन में नियमितता का होना आवश्यक है। व्यवसाय की अगली विशेषता है जोखिम का तत्व, एलिमेंट ऑफ रिस्क। व्यवसाय में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। बिना जोखिम यानी रिस्क के व्यवसाय संभव नहीं है। जैसे फैशन में परिवर्तन होने से कई बार व्यापारी को बहुत ही नुकसान होता है और उसे अपना सामान बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप आदि से भी बिजनेस में हमेशा रिस्क बनी रहती है। अगली विशेषता है लाभ प्राप्ति, टू अर्न प्रॉफिट। व्यवसाय की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से ही की जाती है। प्रत्येक व्यवसायी यह प्रयास करता है कि उसके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। यदि कोई व्यक्ति समाज सेवा या धार्मिक उद्देश्य से कोई कार्य करता है तो फिर यह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। व्यवसाय की अगली विशेषता है वैधानिकता, लीगलिटी। वैधानिकता का आशय है कि व्यवसाय को देश में प्रचलित कानून का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी अवैधानिक यानी इल्लीगल कार्य को व्यवसाय नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए हमारे देश में शराब या हथियार बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस या अनुमति लिए शराब और हथियार बेचता है तो फिर उसके इस कार्य को अवैधानिक माना जाकर व्यवसाय नहीं माना जाएगा। अतः व्यवसाय का वैधानिक होना आवश्यक है। व्यवसाय का आशय और विशेषता समझने के बाद अब हम समझते हैं आर्थिक क्रियाओं का दूसरा भाग, पेशा यानी प्रोफेशन। पेशे का आशय है वे आर्थिक कार्य जिनमें पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार द्वारा अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है, पेशा कहलाते हैं।
जब कोई व्यक्ति किसी सामान का विक्रय न कर अपनी सेवाओं का विक्रय करता है तो यह कार्य पेशा कहलाता है। जैसे डॉक्टर डॉक्टर हमें किसी सामान का विक्रय नहीं करते, बल्कि वे अपनी सेवा यानी सर्विस देकर मरीजों का इलाज करते हैं। इसी प्रकार टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाकर अपनी सेवाएं देते हैं। तो वकील अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में केस लड़कर अपनी सेवाएं देते हैं और बदले में फीस प्राप्त करते हैं। ये सारे कार्य पेशा कहलाते हैं। किसी भी पेशे के लिए विधिवत शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे वही व्यक्ति मरीजों का इलाज कर सकता है जिन्होंने MBBS की पढ़ाई करके डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की है। इसी प्रकार वही व्यक्ति कोर्ट में केस लड़ सकता है जिन्होंने LLB की विधिवत पढ़ाई करके और प्रशिक्षण लेकर डिग्री प्राप्त की हो। इस प्रकार पेशे में पूर्व शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यक्ति अपने ज्ञान व कौशल द्वारा दूसरों को सेवाएं प्रदान करता है। पेशे का आशय समझने के बाद अब हम इसकी विशेषताओं को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। पेशे की पहली विशेषता है विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। किसी भी पेशे के लिए व्यक्ति को उस क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल अर्जित करना आवश्यक होता है। यदि किसी को CA बनना है तो उसे कॉमर्स विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे कंप्यूटर क्षेत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। पेशे की दूसरी विशेषता है औपचारिक ज्ञान या शिक्षा, फॉर्मल नॉलेज एंड एजुकेशन। पेशे के लिए उस क्षेत्र का सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान ही होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र का विधिवत पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करना भी आवश्यक है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कई मेडिकल वाले दवाइयाँ बेचते बेचते इतने अनुभवी हो जाते हैं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी वे बहुत सी बार मन से दवाइयाँ दे देते हैं। तो क्या वे डॉक्टर कहलाने लगेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने MBBS की पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त नहीं की है। इस प्रकार पेशे के लिए व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना भी आवश्यक है। पेशे की अगली विशेषता है मानसिक श्रम की प्रधानता, मेंटल लेबर। पेशे में व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करता, बल्कि यहाँ मानसिक श्रम अधिक करना होता है। जिससे जब एक इंजीनियर भवन निर्माण का कार्य करता है तो वह खुद मकान नहीं बनाता, बल्कि वह मकान की डिज़ाइन आदि तैयार करता है और उसके मार्गदर्शन में दूसरे लोग निर्माण कार्य करते हैं। इस प्रकार पेशे में मानसिक श्रम किया जाता है। पेशे की अगली विशेषता है आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। प्रत्येक पेशे की अपनी एक आचार संहिता यानी नियम होते हैं और प्रत्येक पेशेवर व्यक्ति को उस आचार संहिता यानी नियमों का पालन करना होता है। जैसे डॉक्टर्स के लिए यह नियम है कि वे किसी भी मरीज को किसी खास लैब से जांच करवाने के लिए नहीं कह सकते। इसी प्रकार टीचर्स बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते। इसी प्रकार प्रत्येक पेशे के लिए कुछ नियम यानी आचार संहिता होती है जिसका पालन उस पेशे से जुड़े हुए व्यक्तियों को करना होता है। पेशे की अगली विशेषता है विशेष पहचान, स्पेशल रिकॉग्निशन। पेशेवर व्यक्तियों की समाज में अपनी एक विशेष पहचान, एक विशेष छवि होती है। समाज में उन्हें अपने नाम से कम और अपने पेशे से अधिक पहचाना जाता है।
अब तक हमने आर्थिक क्रियाओं के दो भाग, व्यवसाय और पेशे का आशय और उनकी विशेषताओं को समझा। अब हम समझते हैं आर्थिक क्रियाओं के तीसरे भाग यानी रोजगार, एम्प्लॉयमेंट को। रोजगार एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें निर्धारित सेवा नियमों एवं पारिश्रमिक के आधार पर अनुबंध किया जाता है। यह नियमित रूप से प्रदान करने वाली एक ऐसी सेवा होती है जिससे एक निश्चित आय की प्राप्ति होती है। इसे नौकरी या सेवा भी कहा जाता है। रोजगार में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है और बदले में निश्चित राशि प्राप्त करता है, जिसे वेतन या मजदूरी कहा जाता है। जो व्यक्ति काम करता है वह कर्मचारी कहलाता है और वह जिसके लिए वह काम करता है उसे नियोक्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑफिसेज में काम करने वाले क्लर्क, ऑफिसर्स, अकाउंटेंट्स, बैंक में काम करने वाले लोग, ये सब कर्मचारी कहलाते हैं और इन सब का कार्य रोजगार की श्रेणी में आता है। नॉर्मली रोजगार को हम नौकरी के नाम से ही जानते हैं। रोजगार के आशय को समझने के बाद अब हम इसकी विशेषताओं को समझते हैं। रोजगार नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक विशेष अनुबंध होता है। रोजगार में काम देने वाले नियोक्ता और काम करने वाले कर्मचारी के बीच एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यह अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है। अनुबंध में दोनों यह तय कर लेते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कितने समय काम करना है, काम के बदले कितनी सैलरी दी जाएगी। ये सब बातें अनुबंध द्वारा तय कर ली जाती हैं। रोजगार की दूसरी विशेषता है कि इसमें कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को व्यक्तिगत सेवाएं दी जाती है। इसमें कर्मचारी अनुबंध के अनुसार नियोक्ता द्वारा दी गए कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। अगली विशेषता है, रोजगार में किसी भी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि रोजगार में व्यक्ति अपनी सेवाएं देता है और बदले में वेतन प्राप्त करता है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगली विशेषता है, कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। एक कर्मचारी को पूरी तरह से अपने नियोक्ता द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को मानकर ही काम करना होता है, जैसे काम पर आने जाने का टाइम, काम करने का तरीका आदि सभी बातों को उसे मानना होता है। अगली विशेषता है, कर्मचारी को अपनी सेवाओं के प्रतिफल में मजदूरी, वेतन एवं संबंधित लाभ मिलते हैं। रोजगार में कर्मचारी को अपनी सेवाओं के बदले नियोक्ता से एक निश्चित रकम प्राप्त होती है और यह रकम वेतन या मजदूरी कहलाती है। इस प्रकार हमने आर्थिक क्रियाओं के तीनों भाग, व्यवसाय, पेशा और रोजगार का आशय और उनकी विशेषताओं को समझा। अब हम इन तीनों के अंतर को पॉइंट्स में समझने से पहले एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक डॉक्टर जब अपने क्लिनिक पर मरीजों का इलाज करते हैं और बदले में फीस प्राप्त करते हैं, तो उनका यह कार्य पेशा कहलाएगा। वे ही डॉक्टर कुछ घंटों के लिए एक हॉस्पिटल में मरीजों को देखने जाते हैं और बदले में हॉस्पिटल उन्हें एक निश्चित रकम वेतन के रूप में हर महीने देता है, तो उनका यह कार्य रोजगार कहलाता है। इसी प्रकार उन्होंने अपना एक मेडिकल स्टोर भी खोल रखा है, तो यह कार्य व्यवसाय कहलाएगा। अब हम व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर को अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर समझते हैं। कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क।
व्यवसाय में वस्तुओं, सेवाओं का उत्पादन, क्रय विक्रय आदि किया जाता है। पेशे में व्यक्ति विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं देकर आय कमाते हैं, तो सेवाओं में अनुबंध के अनुसार काम किया जाता है। दूसरा बिंदु है प्रतिफल, कंसिडरेशन। व्यवसाय का प्रतिफल लाभ है, यानी व्यवसाय करने के बदले में व्यवसायी को लाभ मिलता है। पेशे में शुल्क यानी फीस मिलती है, तो रोजगार में वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है। इस प्रकार तीनों के प्रतिफल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला पॉइंट है पूंजी का विनियोजन, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। व्यवसाय के लिए पूंजी अनिवार्य है। व्यवसाय की स्थापना में अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। पेशे में बिजनेस की तुलना में कम पूंजी लगती है, जबकि रोजगार में बिल्कुल भी पूंजी नहीं लगती। अगला पॉइंट है स्थापना का तरीका, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। व्यवसाय की स्थापना के लिए कई औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, जैसे लाइसेंस लेना, अनुमति लेना आदि। इसी प्रकार पेशे के लिए व्यक्ति के पास उस पेशे की डिग्री यानी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और रोजगार में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अनुबंध होना आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है जोखिम, रिस्क। व्यवसाय में हमेशा जोखिम बनी रहती है, क्योंकि लाभ सदैव अनिश्चित रहता है। पेशे में नियमित रूप से फीस प्राप्त होती है, जोखिम बहुत ही कम होती है, जबकि रोजगार में जोखिम बिल्कुल भी नहीं होती, इसमें सदैव निश्चित आय प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने देखा कि व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार तीनों आर्थिक क्रियाओं के भाग होते हुए भी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा कि मनुष्य की क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। जो कार्य धन कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, और जो कार्य धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किए जाते वे अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। फिर हमने देखा कि आर्थिक क्रियाओं को भी तीन भागों में बांटा गया है, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। व्यवसाय के अंतर्गत वे मानवीय आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं क्रय विक्रय द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। फिर हमने पढ़ी व्यवसाय की विशेषताएं, आर्थिक क्रिया, वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या हस्तांतरण, व्यवहारों में नियमितता, जोखिम, लाभ प्राप्ति और वैधानिकता। फिर हमने पढ़ा पेशे का आशय, वे आर्थिक कार्य जिनमें पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यक्ति अपने ज्ञान व कौशल के द्वारा अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है, उसे पेशा कहते हैं। फिर हमने पढ़ी पेशे की विशेषताएं, विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल, औपचारिक ज्ञान एवं शिक्षा, मानसिक श्रम की प्रधानता, आचार संहिता और विशेष पहचान। फिर हमने पढ़ा रोजगार का आशय और उसकी विशेषताएं। रोजगार में अनुबंध के आधार पर व्यक्ति अपनी सेवाएं किसी दूसरे व्यक्ति को देता है और बदले में वेतन या मजदूरी प्राप्त करता है। और लास्ट में हमने पढ़ा व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर। उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास में पढ़ाए गए सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसी में से कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देते हैं। आज का आपका होमवर्क है आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं को उदाहरण से ही समझाइए। आर्थिक
एवं अनार्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यवसाय से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं लिखिए। पेशे से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं लिखिए। रोजगार से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं समझाइए। व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार में अंतर लिखिए। ये सभी वे क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों की एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट करें और इनके उत्तर लिखने के बाद अपने स्कूल के डिजीलैब ग्रुप में डालकर अपने टीचर्स से चेक भी करवाएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसका बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।